रामपुर नामक राज्य में एक गरीब रघु नाम का किसान रहता था। उसकी 16 साल की पुत्री थी जिसका नाम जाया था। रघु की पत्नी जाया को जन्म देते ही मर गई थी। अब जाया का पालन पोषण अकेले रघु ने ही किया था। पूरे दिन रघु खेतों में काम करता था और फिर घर आकर खाना पका था। एक दिन रघु खाना पका रहा था। जाया उसके पास ही बैठी हुई थी। तभी उसके घर एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटा रघु, कब तक ऐसे ही दिन रात काम में लगा रहेगा? अब तो तेरी बिटिया भी बड़ी हो गई है। तू खाना उससे पकवाया करना, ऐसे तुझे आराम भी मिलेगा और तेरी बिटिया को घर का कामकाज भी आ जाएगा। काकी मेरी एक ही बिटिया है, मैं उसको माँ का प्यार तो नहीं दे पाया, परंतु ध्यान रखता हूँ कि पिता का प्यार पूरा दे पाऊं। मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ और मेरी बेटी मंत्री की बेटी के साथ पढ़ने लगी है। बदले में मैंने उनको पूरा एक खेत दे दिया है। महल के सिवा गांव में कोई और भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसीलिए उससे कोई काम नहीं कराता। अरे रघु, यह क्या बात हुई? पढ़ाई से किसी का भला हुआ है? आज तक कन्या को उचित समय पर घर का काम सिखा देना चाहिए, नहीं तो कल को अगले घर जाकर तुमको ही गालियां सुनवाएगी कि पिता ने कुछ भी नहीं सिखाया। उसमें अभी बहुत समय बाकी है काकी, आप चिंता ना करें, मेरी बिटिया एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। बुढ़िया हर दिन खरी खोटी सुनाती रहती थी और रघु हमेशा उसका मुंह बंद कर दिया करता था। जाया ने एक दिन अपने पिताजी से कहा, पिताजी, गांव के लोग बिल्कुल सही कहते हैं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाना भी सीख लेना चाहिए। बिटिया तू बस मन लगाकर पढ़, मुझे तो बस उस दिन की प्रतीक्षा है जिस दिन मेरी बेटी भी ज्ञान में महल की रानी और राजकुमारी से कम ना होगी। हाँ बेटा, यह भी कोई बोलने की बात है, अब मुझे देरी हो रही है। तेरा खाना मैंने बना दिया है, समय से खा लेना। और मेरे दोस्त गुड्डू का खाना? तेरे दोस्त का भी बना दिया है, भला उसके बिना तू खा सकती है क्या? इतना बोलकर रघु खेतों में काम करने चला गया। शाम को जब रघु खेतों से लौट रहा था, तब अचानक ही उसके सामने एक सांप आ गया और रघु का पांव उसके ऊपर चला गया। सांप ने रघु को काट लिया। रघु कुछ देर तक बहुत तड़पता रहा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। अरे देखो देखो भाई, रघु को सांप ने काट लिया है। आसपास के लोग दौड़कर रघु के पास आए, पर तब तक रघु मर चुका था। यह तो मर गया है भगवान, यह कैसे हो गया? बीवी तो पहले ही नहीं थी बेचारे की, अब खुद भी नहीं रहा। अकेली उसकी बिटिया क्या करेगी? कुछ लोग उसको उठाकर उसके घर ले गए। जाया ने अपनी पिता को जब इस अवस्था में देखा तो वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। पिताजी, अब मैं अकेले इस दुनिया में क्या करूंगी? आपके सिवा मेरा और कोई भी नहीं था इस दुनिया में। तभी एक 8 साल का बच्चा गुड्डू उसके पास आया और उससे बोला, दीदी तू अकेली नहीं है जो बिना माता पिता के है। मेरे माता पिता भी नहीं है, इसीलिए तो इधर उधर घूमता हूँ, मारा मारा फिरता हूँ। आज से इस गांव में एक गुड्डू नहीं 2 हो जाएंगे। शांति उस छोटे से बच्चे गुड्डू का हाथ कसक पकड़ लेती है। अब से हम दोनों साथ साथ में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी और तू मेरा। दीदी तू तो पहले से ही मेरा सहारा है, मेरे लिए रोज खाना लेकर आती है। अब से मैं तेरा भी सहारा बनूंगा। गांव के लोगों ने ही रघु का अंतिम संस्कार कर दिया, परंतु अब गांव वालों को यह बात खाई जा रही थी कि उसकी अकेली पुत्री जाया का क्या होगा। भाइयों, रघु हमारे भाई जैसा था, अब हमें जाया को सहारा देना होगा। तभी एक बूढ़ी औरत बोली, सहारा तो लड़कियां देती है अपने परिवार को,
यह जाया किसी को सहारा तो क्या देगी, उल्टा बोझ बनेगी। मैं तो पहले से ही कहती थी रघु से कि इसको लड़कियों वाले काम सिखा दो, परंतु उसने मेरी एक ना सुनी। अब बस एक ही रास्ता बचा है, जाया का विवाह करवा दिया जाए। काकी, मुझे विवाह नहीं करना, मेरे पिताजी कहते थे। मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। अरे तू चुप कर, इतनी सी होकर हमारे सामने जबान चलाती है। जो तेरे बाप का खेत था वो रघु ने बेच के सब तेरी पढ़ाई में लगा दिया। अब क्या मिट्टी खाएगी? जो हम लोगों पर जिम्मेदारी तेरा बाप छोड़ कर गया है ना, बस उसी को पूरा कर रहे हैं हम लोग, और यही गांव वालों का कर्तव्य होता है। जाया ठीक कह रही है, अभी वह छोटी है, इतनी जल्दी उसका विवाह कैसे हो सकता है? तो क्या तू उसका पालन पोषण करेगा? महंगाई इतनी हो गई है, अपने बच्चों के पेट नहीं भर सकते हैं। अब तू चला है दूसरों के बच्चों का पालन पोषण करने। हाँ, तू ही बता, तू उसका पालन पोषण कैसे करेगा? इस गांव में यदि कोई ऐसा है जो जाया की जिम्मेदारी उठा सके तो वह सामने आ जाए। बुढ़िया की बात सुनकर जब कोई भी सामने नहीं आया, फिर रामू ने कहा, ठीक है काकी, जाया का विवाह करा दीजिए। वैसे भी जाया इतनी भी छोटी नहीं है, 16 साल की हो गई है, परंतु विवाह के लिए कोई वर भी तो होना चाहिए। तभी एक औरत अपनी बेटी का हाथ पकड़कर रामू के सामने लाती हुई बोली, मेरा बेटा विनोद करेगा जाया से शादी। पर तुम्हारा बेटा तो हमेशा ही शराब के नशे में धुत पड़ा रहता है, और जाया अभी 16 साल की है, तुम्हारा बेटा तो 35 साल का है। यह बेमेल विवाह होगा। अब कोई राजकुमार तो विवाह नहीं करेगा ना जाया से। जैसा वर मिल रहा है वैसा ही ठीक है। विवाह के बाद रवि अपनी जिम्मेदारियों को जरूर से समझेगा और नशा करना छोड़ देगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसके साथ शादी नहीं कर सकती। उससे तो अच्छा है मैं अपने पिताजी के साथ ही अर्थी पर लेट जाऊं। तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तू रवि से शादी कर ले, या फिर यह गांव वाले तुझ पर हुक्का पानी डाल देंगे। हुक्का पानी क्या मतलब? काकी का मतलब है फिर तुझे यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा कहीं और, फिर गांव वालों को तुझसे कोई मतलब नहीं होगा। मुझे काकी की ये शर्त मंजूर है। विवाह वाली? मैं अभी ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। जाया का यह बोलना था कि गांव के सभी लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। काकी, लड़की गांव छोड़कर कहाँ भटकेगी, रोक लो उसे। जब एक दिन बिना छत के रहेगी ना, तो फिर अपना गांव याद आ जाएगा इसको। यह कहाँ जाएगी भला? कल सवेरे तक लौट आएगी और रवि से विवाह भी कर लेगी। मैं देखती हूँ इसके बाप के सपने कैसे पूरे होते हैं। अब जाओ सब अपने अपने घर पर जाकर आराम करो, और कोई जाकर शांति को गांव के बाहर फेंक आओ। गांव वालों ने जाया को गांव से बाहर फेंक दिया। तभी गुड्डू भागकर जाया के पास आ गया। दीदी, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। इस गांव में आप ही तो हो जो गुड्डू को खाना देती थी। आपके बाद मैं कहाँ जाऊंगा? जाया ने गुड्डू का हाथ पकड़ा और चल दी। अभी वह कुछ ही दूर चली थी कि तेज वर्षा होने लगी और बिजली भी कड़कने लगी। गुड्डू को चमकती हुई बिजली से बहुत ज्यादा डर लगता था। दीदी, हमें बहुत डर लग रहा है। ये वर्षा कब बंद होगी? बस कुछ ही देर में ये वर्षा बंद हो जाएगी। गुड्डू, डरो मत। जाया ने गुड्डू को गोद में उठा लिया और उसके चेहरे पर अपने दुपट्टे का पल्लू ढक दिया। परंतु वर्षा इतनी ज्यादा तेज थी कि अब वो दोनों ठीक से रास्ता भी नहीं देख पा रहे थे। थोड़ी देर में वर्षा रुक गई। जाया गुड्डू को गोद में लेकर जमीन पर ही बैठी हुई थी। दोनों का ठंड से बहुत ज्यादा बुरा हाल था, परंतु उनके पास एक भी कपड़ा नहीं था जिसको ओढ़कर वो दोनों अपनी ठंड को दूर कर सके। मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी बहुत जोर से लगी है। इतनी देर हो गई चलते चलते, हम कहाँ जा रहे हैं? गुड्डू, ये तो मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। गांव वालों ने हमें गांव से निकाल दिया है।
अब हम दोनों कहाँ जा सकते हैं? अब हम दोनों यहीं सड़क पर पड़े रहेंगे। जाया गुड्डू को पूरी रात समझाने की कोशिश करती रहती है। रात बहुत गहरी हो गई थी, लेकिन जाया को कोई भी जगह नहीं मिली जिससे वह कहीं जा सके या कुटिया डाल के रह सके। जाया ने गुड्डू को गोद में सुला दिया था, परंतु उसके गीले कपड़ों के कारण गुड्डू ढंग से सो नहीं पा रहा था। पूरी रात गुजर गई, पर जाया की एक पलक भी आंख नहीं लगी। जंगली जानवर की आवाज वहां पर और भी ज्यादा खौफ पैदा कर रही थी। सुबह होते ही वहां पर राजा अपने मंत्रियों के साथ आया। जाया और गुड्डू को जंगल में देखकर राजा कहता है, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? उठो और अपने घर जाओ। उसकी बात सुनकर जाया जोर जोर से रोने लगी। जाया को रोता हुआ देखकर राजा ने कहा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? जो भी बात है हमें बताओ। हम यहाँ के राजा हैं, तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। तुम्हें काया परेशानी है? महाराज, मेरा नाम जाया है और ये मेरा भाई गुड्डू है। गांव वालों ने हमें गांव से बाहर निकाल दिया है। जाया ने राजा को सारी बात बता दी। राजा जाया और गुड्डू को लेकर महल में चला गया। सुनो, हम अपनी दासी को बोल के तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और खाना भिजवाते हैं, और अब से तुम महारानी की दासी बन के रहोगी। महल में जल्दी ही खुशखबरी भी आने वाली है। हम तो कल ही ऐलान करवाने वाले थे नई दासी की महारानी के लिए, और तुम हमें मिल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कि आपने हमें रहने के लिए छत दी। मैं इस राज्य का राजा हूँ, यह तो मेरा कर्तव्य है। इतना बोलकर राजा वहां से चले गए। जाया कई दिनों तक इस महल में रही, और अब राजा ने जाया को रानी के कक्ष की सफाई का काम भी सौंप दिया था। एक दिन जाया कक्ष की सफाई कर रही थी, तो रानी ने जाया से कहा, जाया, क्या सफाई के अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकती? महारानी जी, हम जानते हैं हम ये काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, परंतु हम जल्दी सीख जाएंगे। इसके अलावा हम आपको मजेदार कहानियों की किताब, युद्ध और धर्म की किताबें भी पढ़कर सुना सकते हैं। क्या तुमको किताबें पढ़नी आती है जाया? हाँ महारानी, ऐसी कोई भी किताब नहीं जिसके बारे में जाया ना जानती हो। अरे वाह जाया, यह तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार सुना है गांव की कोई लड़की पढ़ी लिखी भी है। क्या गुड्डू तुम्हारा सगा भाई है? हाँ, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? क्या वह मेरा सगा भाई नहीं लगता? नहीं नहीं, हमें तो वह बहुत अपना सा लगता है। बहुत ही प्यारा है न वह। बहुत ही जल्दी हम उसको पसंद करने लगे हैं। हाँ महारानी जी, और अब तो महल में राजकुमार भी आने वाले हैं, तो इसलिए आपको गुड्डू और भी ज्यादा प्यारा लगता होगा ना? हाँ शांति, यह भी हो सकता है। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन महल में सुबह सुबह बच्चे के रोने की आवाज आई, और उसके साथ ही दाई माँ की घबराई हुई आवाज भी आई। महाराज, महाराज, आज हम इस बच्चे को बचा नहीं पाएंगे। न जाने क्या मर्जी है भगवान की, जो इस महल में बच्चे की रोने की आवाज तो गूंजती है, पर किलकारी नहीं। नहीं नहीं दाई माँ, ऐसा नहीं बोलिए। यह हमारा दूसरा बच्चा है, जिसमें हम अपने पहले बच्चे को अपनी गोद में लेने से पहले ही खो चुके हैं। अब इसको नहीं खो सकते। हमें इस राजपाट को संभालने के लिए एक राजकुमार चाहिए। हम धीरे धीरे करके बूढ़े हो रहे हैं। कोई तो उपाय होगा दाई माँ, जिससे हम अपने पुत्र को जीवन दान दे सके। महाराज, एक रास्ता है, काली नदी का पानी। यदि आप वह पानी शिशु को पिला दे तो उसको जीवन दान मिल सकता है, पर वो पानी आपको स्वयं ही लाना होगा। और याद रहे, उस नदी का पानी इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा।
ठीक है दाई माँ, मैं काली नदी का पानी लेकर आता हूँ। दाई माँ, ये क्या बोल रही हो तुम? पता है ना, काली नदी के पास ही हमने अपने पहले पुत्र को खोया था। महाराज फिर से वहां जाएंगे तो वह फिर से टूट जाएंगे। महारानी जी, काली नदी का पानी बहुत ही शक्तिशाली है शिशु के लिए। और अब महल में दूसरा राजकुमार भी आ गया है महाराज, और आपके जख्म बहुत ही जल्दी भर जाएंगे। महारानी, हमारा बड़ा राजकुमार वाकई हमें बहुत याद आता है, परंतु आज वहां जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। हमारे पास मुझे अपने पुत्र को जीवन दान देने के लिए काली नदी का पानी लाना ही होगा। हमारे पहला राजकुमार के लिए भी ताई माँ ने यही बोला था। ऐसी भी क्या बात है मेरे बच्चों में जिनको काली नदी का पानी ही ठीक कर सकता है? राजा अकेले ही जंगल के रास्ते में काली नदी की ओर पर चल पड़े। वो जैसे ही नदी से पानी घड़ी में भरने लगे तो नदी का पानी सूख गया। इस नदी का पानी तो सूख गया है, अब मैं अपने पुत्र के लिए काली नदी का पानी कैसे लूं? कोई तो रास्ता होगा जिससे नदी मुझे खुद ही पानी दे दे। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। वह कुछ सोच पाते तभी उनको एक लड़की की चीखने की आवाज आई। यह लड़की की चीखने की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसे घने जंगल में अकेली लड़की कहीं किसी मुसीबत में ना हो। मुझे देखना होगा, पर वहां महल में मेरा पुत्र आखिरी सांस ले रहा है। समय से पहले मुझे महल लौटना भी है। यदि देरी हुई तो मेरे पुत्र को बचाना मुश्किल हो जाएगा। परंतु यह लड़की जो भी है, यह भी तो मेरी प्रजा है। इसकी रक्षा करना भी तो मेरा कर्तव्य है। मुझे जाकर देखना होगा। राजा घड़ा वहीं पर छोड़कर जंगल के अंदर देखने गए, जहां से आवाज आ रही थी। कोई है? देखो, तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। माफ कीजिए महाराज, मैंने आपकी और महारानी की सारी बातें सुन ली थी। काली नदी के पानी वाली। तुम छुपकर हमारी बात सुन रही थी? नहीं महाराज, मदद करने की कोशिश कर रहे थे। तुम चिंता मत करो, हम काली नदी का पानी ले लेंगे। तुम अभी घर जाओ, यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। महाराज, आप सबका इतना ख्याल रखते हैं। अगर दुनिया में सारे राजा आपके जैसे होते तो सबका राज्य कितना ज्यादा सुरक्षित हो और खुशहाल होता। अपनी तारीफ हम महल में आकर भी सुन सकते हैं। बोलो ना, तुम यहाँ से जाओ। महाराज, हमारे पास एक उपाय है, काली नदी का पानी फिर से वापस लाने का। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? हमने किताब में पढ़ा है काली नदी के पानी के बारे में। हाँ, महारानी बता रही थी, तुमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। इसका मतलब यह नहीं तुम हमें हमारे मार्ग से भटका दोगी। राजा जाया का कुछ बोल पाते, तभी काली नदी के अंदर से एक बहुत बड़ा जिन निकला। राजा 2 कदम पीछे हट गए और फिर खुद को संभालते हुए बोले, हे काली नदी के देवता, हमें कुछ जल चाहिए अपने बच्चों के लिए। जिन तुम्हारी मदद करके दिल से खुश होगा। राजा ने जैसे ही अपना घड़ा उठाकर सिनारा जिन को दिया, तभी जाया ने पीछे से एक लाल रंग की मिट्टी सिनारा जिन की तरह फूंक कर उड़ाई। लाल मिट्टी ने जैसे ही जिन को छुआ, तो छूते ही सिनारा जिन की आंखें लाल हो गई और धीरे धीरे उसका बदन दहकने लगा। लड़की, ये क्या किया? तुझे मैं इस नदी में डुबा कर पाताल तक ले जाऊंगा। सिनारा जिन चीखते चकते काली नदी में छाई बनकर बहने लगा। राजा भी जाया की इस हरकत से बहुत ज्यादा खफा हो गए। मूर्ख, यह तुमने क्या किया? अब मेरे पुत्र को काली नदी का पानी कहाँ से मिलेगा? महाराज, मैं जानती हूँ आप मुझ पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, परंतु पुस्तक पर तो आप यकीन कर सकते हैं न। देखिए, इस मायावी काली नदी नामक पुस्तक में यही सब लिखा है।
यदि कोई काली नदी का पानी छू ले तो उसकी संतान उसके सामने ही दम तोड़ लेती है। और ये पुस्तक मेरी नहीं है, आपके महल की ही पुस्तक है, जो मैंने इसे वहां से ही उठाया है। जाया ने एक काली नदी के रहस्य नामक पुस्तक खोल के राजा के सामने रख दी। राजा यह सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए। तुम्हें यह सब कैसे पता लगा? महारानी ने जब आपसे कहा कि उन्होंने पहले बच्चे को भी काली नदी के निकट ही खोया था और दूसरे बच्चे के बाद भी दाई माँ ने आपको यही पानी लाने को बोला था, तो मैं समझ गई कि ये दाई माँ की ही चाल है। और हमें याद आया कि एक दिन हम रानी जी को किताब में पढ़कर सुना रहे थे और हमने देखा कि वहाँ पर काली नदी नाम की एक रहस्यमय किताब है। आप जब यहाँ पर निकले तो बस हमने इसको देखा पढ़ा और हम समझ गए कि ये सब एक साजिश है। जाया, तुमने हमारे पुत्र को बचा लिया। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। महाराज, आप शुक्रिया अदा बाद में कीजिएगा, पहले आप असली मुजरिम को तो पकड़ लीजिए। मुजरिम तो पकड़ा ही जा चुका है, समझो। कैसे? वह दाई माँ ही हमारे बड़े राजकुमार की कातिल है। नहीं महाराज, वो सिर्फ एक मोहरा है। हमें असली कातिल को ढूंढना चाहिए। राजा और जाया महल की तरफ चल दिए। जब वह महल आए तो दाई माँ रानी के समीप ही बैठी हुई थी। राजा ने मंत्री को इशारा किया। मंत्री ने दाई माँ को पकड़ लिया और सबके सामने दरबार में पेश किया। महारानी भी बच्चे को लेकर दरबार में आ गई। दाई माँ, हमने और महारानी ने आप पर इतना यकीन किया, और आपने हमारे साथ क्या किया? तो तुमको सब कुछ पता चल गया। हाँ, अब तुम यह बताओ, तुमने यह सब क्यों किया? मैंने वही किया जो सही था। एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करना क्या सही है? एक राजकुमार को उसके राज्य से अलग करना, क्या तुम्हारी दृष्टि में इसको सही कहते हैं? और जो आपने किया राजा साहब, वो ठीक था क्या? क्या गलत किया हमने तुम्हारे साथ, बोलो। तुम्हारे कारण अपना बड़ा राजकुमार खो दिया। तुम पर हमने इतना यकीन किया। तुम्हें अपना पुत्र सौंपकर काली नदी का पानी लेने गए थे, वहां तक पहुंच भी नहीं पाए, पता लगा बच्चे को जंगली जानवर ले गए और खा लिया। आप सोच भी नहीं सकती यह 5 साल हमारे लिए और महारानी के लिए कैसे थे। क्या आपको लगता है महाराज आपने कुछ भी गलत नहीं किया? क्या आप भूल गए नीलम को? नीलम का नाम सुनकर महाराज चुप हो गए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस नीलम का साथ दिया, जो आपको देना चाहिए था। इतना बोलकर दाई माँ वहां से जाने लगती है। तभी सैनिकों ने दाई माँ को चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने सैनिकों को इशारा किया और सैनिकों ने दाई माँ का रास्ता छोड़ दिया। दाई माँ महल से निकल गई। राजा भी गांव से बाहर की तरफ चल पड़े। एक झोपड़ी में जाकर राजा ने आवाज लगाई, कोई है अंदर? देखो जी जरा, आज इतने सालों बाद दरवाजे पर कौन आया है। जाने किसकी नजर लग गई इस घर की। खुशियों को कभी वो भी दिन था जब लोग हमको झुककर सलाम किया करते थे, और एक आज का दिन देखो, जिधर भी जाते हैं लोग जूते चप्पल फेंक कर हमारे मुंह पर मार देते हैं। मैं देखता हूँ तुम इतनी चिंता मत करो। एक ना एक दिन तो गांव वालों को हमारी सच्चाई पता ही लग जाएगी। उस दिन इन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा। राहुल ने सामने राजा को खड़े देखा तो वह चौंक गया। राहुल, क्या नीलाम अंदर है? मुझे उससे बात करनी है। नीलाम भी राजा की बात सुनकर वहां पर आ गई। तुम यहाँ इतने सालों बाद क्या लेने आए हो? मैं अपना पहले ही सब कुछ तुम्हें दे चुकी हूँ। मेरी एक ही बेटी है जो केवल 4 महीने की है। मैं उसको पानी में चीनी मिला मिलाकर पिलाती हूँ ताकि यह जीवित रहे। मेरे पति रात दिन मेहनत करते हैं, पर उनको कोई 4 पैसे भी नहीं देता। जो रोटी फेंक कर देते हैं वही रूखी सूखी रोटी हम पानी में भिगोकर खा लेते हैं।
अब और क्या चाहिए तुमको हमसे? नीलाम, तुम्हारी बेटी दूध की जगह चीनी का पानी पी रही है, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर उस दिन तुम पर चोरी का आरोप लगाकर मैंने महल से बाहर नहीं निकाला होता, तो आज मैं भी इतने दुखों से नहीं लड़ रहा होता। सच बोलूं तो समय ने मुझे सजा दी है। मुझे माफ कर दो और महल चलो। मैं सबको बता दूंगा तुम ही इस राजपाट की असल हकदार हो। यह तुम्हारे पिता का सिंहासन है और मैं 10 साल का था जब अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ के साथ महल आया था। तुम्हारे पिता मेरे मामा ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे मन में सिंहासन को लेकर लालच आ गया और मैंने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद प्रजा की इतनी मदद की कि उनके दिल में कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। मुझे लेकर वह बस मुझे ही राजा बनता देखना चाहते थे हमेशा। पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं सब तुमको वापस कर दूंगा। बस तुम वापस महल चलो। अब सब कुछ बदल गया है। मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। मैं वापस जाकर क्या करूंगी? तुमने जो किया उसकी सजा तुम भुगत चुके हो। तुम्हारे बड़े पुत्र को मैंने ही दाई माँ से लेकर गांव में छोड़ दिया था। वह राजकुमार होकर भी 5 साल तक एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहा, परंतु किस्मत ने उसको जाया से मिला दिया। वह फिर से उसको महल में ले गई और देखो वह फिर से उसको महल में ले आए। तुमने जो किया मैंने उसका हिसाब बराबर कर दिया है। तो क्या गुड्डू मेरा बड़ा राजकुमार है? मेरे दोनों राजकुमार जिंदा हैं। नीलाम, तुम महल लौट चलो। मैं जानता हूँ तुम नहीं जाना चाहती, पर तुम्हारी बेटी के भविष्य के लिए तो तुम यह सब कर ही सकती हो न। नीलाम के मना करने के बाद भी राजा उसको महल में ले आए और सबके सामने उन्होंने ने महल को 4 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें से 2 हिस्से 2 राजकुमार के थे, एक नीलाम की बेटी का और चौथा जाया का। जाया का नाम सुनकर सभी गांव वालों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। यह लड़की तो शातिर निकली, महल के अंदर ही हिस्सा भी ले पड़ी। मैं पूरी प्रजा के सामने नीलाम से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और जाया को सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। जाया ने मेरे दोनों बेटों को बचा लिया। और ऐसे ही सब लोग हंसी खुशी महल में रहने लगे। ऐसे ऐसे प्यारी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल RK कार्टून हिंदी टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।